नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से राजू सर के नाम से इस यूट्यूब चैनल के अंदर एमसीक्यू वीडियो की स्टडी के अंदर एक और नया एमसीक्यू लेके आए हैं। एसएससी सीआरपीएफ ईएसआईसी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू में कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ ट्रिकी, कुछ कंसेप्चुअल एमसीक्यू जिनको सॉल्व करने वाले विद रैशनल है। आप लोगों से गुजारिश, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव डालना बिल्कुल ना भूले। लाइक, शेयर और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मैक्सिमम लोगों तक इस वीडियो की अप्रोच करवा दीजिए ताकि मैक्सिमम जो है लोग फायदा उठा सके इस एमसीक्यू सेशन का। तो शुरुआत करते हैं एक बेहतरीन एमसीक्यू सेशन की। आज की इस वीडियो का सबसे पहला एमसीक्यू आप लोगों के सामने ये रहा। A client with a history of alcoholism cannot remember the event of the past week even through he has received from various places of business. The client's inability to recall event is known as। एक मरीज है जिसमें अल्कोहल की हिस्ट्री है और अल्कोहल की हिस्ट्री कारण अभी उसमें क्या हुआ है कि वो जो पास्ट के वीक के इवेंट है उनको वो भूल गया है। वो अपने बिजनेस वाले काम को भी भूल गया, पास्ट के जितने भी इवेंट है उसको मरीज फॉरगॉट कर गया है। तो उसकी जो ये इनेबिलिटी है रिकॉल करने की, ये क्या कहलाएगी यहाँ पे? पहला ऑप्शन है एल्कोहलिक एलुसिनेशन, दूसरा ऑप्शन है हैंगओवर, तीसरा ऑप्शन है ब्लैकआउट और चौथा ऑप्शन है संडे मॉर्निंग पैरालिसिस। फटाफट से जवाब लिखिएगा। एल्कोहलिज्म की हिस्ट्री है, मरीज भूल गया है, अनेबल है टू रिकॉल द इवेंट, तो इसको हम क्या बोलेंगे? फटाफट से जवाब लिखिएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कुछ लोगों ने जवाब देने की कोशिश की है, कुछ लोगों ने जवाब देने की कोशिश की है। ये जो इनेबिलिटी है रिकॉल नहीं हो पाने की, इसको हम बोलते हैं ब्लैकआउट। इसको हम क्या बोलते हैं? ब्लैकआउट। सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ब्लैकआउट जो है वो इनेबल है किसी भी मरीज में जो भी इवेंट हुए उनके अल्कोहल इंटेक के पहले जो इवेंट हुए उनको रिकॉल नहीं करने की इनेबिलिटी ब्लैकआउट कहलाती है, अल्कोहलिक ब्लैकआउट। ए ऑप्शन इनकरेक्ट है क्योंकि अल्कोहलिक हेलुसिनेशन जो होता है वो हैवी ड्रिंकिंग करने के बाद होता है ना। अल्कोहल इंटेक जो मरीज लेता है, जो हैवी ड्रिंकिंग करता है और उसके बाद में वो अल्कोहल का इंटेक जो है जब रिड्यूस कर देता है तब उसके अंदर अल्कोहलिक हेलुसिनेशन होता है ना, जिसमें हेलुसिनेशन देखने को मिलता है। तो ये यहाँ पे नहीं है। ऑप्शन बी जो लिखा हुआ है हैंगओवर, है ना, हैंगओवर जो होता है उसमें मरीज जो है जिन्होंने बहुत ज्यादा अल्कोहल लिया है उसमें हेडेक और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिम्टम आते हैं, है ना। अल्कोहल ड्रिंक के बाद में अगर मरीज में गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिम्टम और हेडेक होता है इसको हैंगओवर कहते हैं। और संडे मॉर्निंग पैरालिसिस जो होता है वो रेडियल नर्व के पालसी की वजह से होता है। ये कॉमनली ऑब्जर्व की जाती है स्टूप्रस पर्सन के अंदर। जो स्टूप्रस लाई होती है उसकी आर्म जो होती है वो नॉर्मली हेड के नीचे होती है और जो है वो कंप्रेस रहती है, उसको संडे मॉर्निंग पैरालिसिस रहता है ना। तो यहाँ पे ए बी और डी तीनों ही खोटे जवाब है, सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। हमें ये पूछा गया था कि रिकॉल करने की जो एबिलिटी है वो लॉस हो जाना, इसको ब्लैकआउट के नाम से जानते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। आगे लेके चलता हूँ, नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, एक नर्स है जो केयर दे रही है क्लाइंट को, डीजेनरेटिव जॉइंट डिजीज है उसको। कौन सी फाइंडिंग जो है वो डीजेनरेटिव जॉइंट डिजीज के साथ में एसोसिएटेड है? एक मरीज है जिसको नर्स केयर दे रही है और उसको प्रॉब्लम क्या है? डीजेनरेटिव जॉइंट की बीमारी है। तो कौन सी चीज जो है, कौन सी फाइंडिंग जो है वो डीजेनरेटिव जॉइंट डिजीज के साथ में एसोसिएटेड है? फर्स्ट है जॉइंट पेन दैट इंटेंसिफाई विद एक्टिविटी एंड डिमिनिश विद रेस्ट। जॉइंट में पेन जो एक्टिविटी के साथ में ज्यादा हो रहा है और रेस्ट होने पे कम हो जाता है। बाइलेटरल एंड सिमेट्रिक जॉइंट इन्वॉल्वमेंट, बाइलेटरल जो है सिमेट्रिक जॉइंट का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। इन्वॉल्वमेंट ऑफ द फिंगर्स एंड हैंड्स, फिंगर और हैंड का इन्वॉल्वमेंट हुआ है। कंप्लेन ऑफ अर्ली मॉर्निंग स्टिफनेस, अर्ली मॉर्निंग स्टिफनेस का मरीज कंप्लेन कर रहा है। चार ऑप्शन यहाँ पे लिखे हुए हैं। डीजेनरेटिव जॉइंट डिजीज किसके साथ में एसोसिएटेड है? डीजेनरेटिव जॉइंट डिजीज जो है वो किस चीज के साथ में एसोसिएटेड है? फटाफट से जवाब लिखिएगा। डीजेनरेटिव जॉइंट डिजीज किस चीज के साथ में एसोसिएटेड है? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। कुछ लोगों ने जवाब देने की कोशिश की है। डीजेनरेटिव जॉइंट डिजीज किस चीज के साथ में एसोसिएटेड है, ये क्वेश्चन ने पूछा है। एंड द करेक्ट आंसर इज डीजेनरेटिव जॉइंट डिजीज होती है ऑस्टियोआर्थराइटिस। कौन सी बीमारी होती है? ऑस्टियोआर्थराइटिस। डीजेनरेटिव जॉइंट डिजीज वाली बीमारी होती है ऑस्टियोआर्थराइटिस। और ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है उसमें जॉइंट पेन होता है और ये जॉइंट पेन जो है वो इंटेंसिफाइड होता है एक्टिविटी के साथ में और रेस्ट करने पे ये कम हो जाता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस वाली मरीज को एक्टिविटी करने पे जॉइंट पेन ज्यादा होता है और रेस्ट करने पे कम हो जाता है। ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है।
ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बहुत ही बढ़िया। बी सी और डी तीनों ही खोटे जवाब है, क्योंकि ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस के साथ में एसोसिएटेड है ना। जिस मरीज को रूमेटॉइड आर्थराइटिस होता है उसके साथ में ये सिम्टम एसोसिएटेड है। तो आंसर ए इज द करेक्ट वन। बी सी और डी तीनों ही खोटे जवाब है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। आगे लेके चलता हूं। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा। फिजिशियन हैज ऑर्डर्ड एन इंजेक्शन ऑफ मेपरिडीन। बहुत इंपॉर्टेंट दवाई, बार बार रिपीट हो रहा है फार्मा का ये क्वेश्चन, क्योंकि एग्जाम में कई बार पूछी जाती है दवाई। मेपरिडीन दवाई प्रेस्क्राइब की है पैनक्रियाटाइटिस वाले मरीज को। तो एज ए नर्स आप क्या वहां पे चीज काम में लेंगे? मेपरिडीन दवाई दे रहे हैं पैनक्रियाटाइटिस को, एनाल्जेसिक है, दर्द कम करने के लिए दे रहे हैं। तो क्या चीज करेंगे आप? फर्स्ट है एडमिनिस्टर इंजेक्शन यूजिंग जेट ट्रैक मेथड। दूसरा है होल्ड प्रेशर ऑन द इंजेक्शन साइट फॉर 3 to 5 मिनट्स। तीसरा एडमिनिस्टर मेडिकेशन सबक्यूटेनियसली इन द आर्म। और लास्ट है प्रिपेयर द स्किन यूजिंग बीटाडीन वाइप्स। पैनक्रियाटाइटिस मेपरिडीन देना है, क्या तरीका काम में लेंगे? फटाफट से जवाब लिखिएगा। ए ऑप्शन लिखा हुआ है जेड ट्रैक मेथड। मेपरिडीन जो होती है वो जेड ट्रैक मेथड से देने की जरूरत नहीं होती है। मेपरिडीन दवाई कभी भी जेड ट्रैक मेथड से नहीं देते। जेड ट्रैक मेथड से आयरन इंजेक्शन एडमिनिस्टर किया जाता है। ऑयली इंजेक्शन जेड ट्रैक मेथड से इंजेक्ट करते हैं, जिसको डीप इंट्रामस्कुलर देना है। तो ये तो खोटा जवाब हो गया। मेपरिडीन इंजेक्शन जो होता है वो कभी भी सबक्यूटेनियस नहीं लिखता। सी आंसर खोटा, ये सबक्यूटेनियस कभी भी नहीं लगेगा। और बीटाडीन से स्किन जो है उसको प्रिपेयर कभी भी नहीं करते हैं, एल्कोहल काम में लिया जाता है। कोई भी आईएम इंजेक्शन आप लगा रहे हो, एल्कोहल काम में लेते हैं स्किन प्रिपरेशन के लिए, बीटाडीन नहीं। तो ए सी और डी तीनों ही खोटे जवाब हो गए। एक ही ऑप्शन बचा बी। हम होल्ड करेंगे प्रेशर को इंजेक्शन साइट पे 3 से 5 मिनट के लिए। इंजेक्शन साइट पे 3 से 5 मिनट के लिए प्रेशर लगा के रखेंगे, क्योंकि पैनक्रियाटाइटिस वाले मरीज को, अच्छा आप बता सकते हो क्यों ऐसा क्यों करेंगे? जहां पे आपने इंजेक्शन लगाया वहां पे 5 मिनट तक प्रेशर लगा रखेंगे, ऐसा क्यों? कमेंट करिए, कमेंट करिए, कमेंट करिए। मैं भी देखता हूँ आप कितना रैशनल है, जानते हो इसके पीछे का। जितने भी लोगों ने बी 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 लिखा है वो कमेंट करिए कि आप प्रेशर लगा के क्यों रखेंगे। जवाब दीजिएगा, जनता जवाब मांग रही है। बहुत बढ़िया। कुछ लोगों ने कोशिश की है, और कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है 100 बार फिसलती है, लेकिन आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती। कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। जिंदगी में एक चीज कभी भी मत छोड़िएगा, ट्राई ट्राई ट्राई। हमेशा ट्राई करते रहिएगा। कुछ नहीं तो कुछ सीखने को तो मिलेगा, लेकिन मिलेगा जरूर। खोने को कुछ नहीं होता है। आगे लेके चलता हूं। तो यहाँ पे पैनक्रियाटाइटिस है, और पैनक्रियाटाइटिस वाले मरीज में डिक्रीज होता है विटामिन के। विटामिन के की कमी होती है पैनक्रियाटाइटिस वाले मरीज में। विटामिन के की जब कमी होगी तो मरीज में रिस्क होती है ब्लीडिंग की। किसकी रिस्क होती है? ब्लीडिंग की। और ब्लीडिंग की रिस्क वाले मरीज में जहां आप इंजेक्शन लगा रहे हो साइट को प्रेस करके रखो ताकि ब्लीडिंग नहीं हो। तो रैशनल है, बहुत क्लियर है। विटामिन के की कमी से ब्लीडिंग रिस्क है, इसलिए हम 3 से 5 मिनट तक साइट को प्रेस करके रखेंगे। बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। आगे लेके चलता हूं। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा। एक नर्स प्रिपेयर कर रही है एडिसन डिजीज वाले मरीज को डिस्चार्ज के लिए। नर्स एक्सप्लेन कर रही है क्लाइंट को कि कॉम्प्लिकेशन को कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है ना, कैसे कॉम्प्लिकेशन प्रिवेंट किए जा सकते हैं उसके बारे में बता रही है। एडिसन डिजीज वाला मरीज है। ऑप्शन है अवॉइडिंग डाइटरी सोर्स ऑफ सोडियम। दूसरा ड्रेसिंग इन लाइट वेट क्लोथिंग। तीसरा है रेस्ट्रिक्टिंग फूड रिच इन पोटेशियम। और चौथा है स्टेइंग आउट ऑफ क्राउड। एडिसन डिजीज, एडिसन डिजीज है ना। एडिसन डिजीज क्या होती है? फटाफट से जवाब लिखिएगा। एडिसन डिजीज क्या होती है? एंडोक्राइन सिस्टम की एक बीमारी, जिसमें स्टेरॉइड हार्मोन जो कोर्टिसोल हार्मोन होता है उसका बॉडी में डेफिशिएंसी हो जाता है। अब जिस बीमारी में कोर्टिसोल हार्मोन की डेफिशिएंसी होगी, जिस बीमारी में कोर्टिसोल हार्मोन जो है उसकी क्या देखने को मिलेगी? डेफिशिएंसी। तो उसका इलाज क्या रहेगा कि हमें इस कोर्टिसोल हार्मोन को रिप्लेस करना है। और जब आप किसी मरीज को स्टेरॉइड देते हैं, जब आप किसी मरीज को क्या देते हैं? स्टेरॉइड देते हैं, तो उस मरीज की जो इम्यूनिटी होती है, इम्यूनिटी जो उसकी बीमारी से लड़ने की क्षमता होती है वो कमजोर हो जाती है। जब मरीज का इम्यून पावर कमजोर होएगा
तो उस मरीज में इन्फेक्शन होने की संभावना रहती है। तो ऐसे मरीज को हमेशा भीड़ भाड़ वाले इलाकों से दूर रहना चाहिए। ऐसे मरीज को हमेशा भीड़ भाड़ वाले इलाकों से दूर रहना चाहिए। डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। पेशेंट शुड बी स्टेइंग आउट ऑफ क्राउड, क्राउड से स्टेइंग आउट करना है, भीड़ भाड़ वाले इलाकों से दूर रहना है। स्टेरॉइड दे रहे हैं, इम्यूनिटी कमजोर होती है, इन्फेक्शन की संभावना होती है, स्टेरॉइड मरीज को नहीं देंगे, भीड़ भाड़ वाले इलाके से दूर रखेंगे, क्योंकि स्टेरॉइड देने से इम्यूनिटी कमजोर रहती है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है डी है। स्टेरॉइड तो आपको देना पड़ेगा, बीमारी का इलाज है, उससे इम्यूनिटी कमजोर होगी, तो आपको दूर रखना पड़ेगा मरीज को क्राउड से। तो डी करेक्ट आंसर है। ऑप्शन ए अवॉइड डाइटरी सोर्स ऑफ सोडियम और ऑप्शन सी रेस्ट्रिक्ट रिच इन पोटेशियम दोनों ही खोटे हैं, क्योंकि सोडियम और पोटेशियम दोनों ही देने हैं मरीज को, इनको कम नहीं करना है, ये मरीज में कम रहते हैं। तो एडिशन वाले मरीज को सोडियम और पोटेशियम दोनों ही रिप्लेस करने होते हैं। ऑप्शन बी जो है लाइट वेट क्लोथिंग नहीं होते हैं, हैवी वेट क्लोथिंग काम में लेना होता है, क्योंकि मरीज को चिल्स होने की संभावना होती है। तो टू प्रिवेंट चिल्स आपको हैवी वेट वाले क्लॉथ यहाँ पे काम में लेने पड़ेंगे। तो करेक्ट आंसर है डी, ए बी और सी तीनों ही खोटे जवाब है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। आगे लेके चलता हूं, नेक्स्ट देखिएगा। नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट, प्ले स्टोर पे जाइए, टाइप करिए नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट, 5 स्टार रेटिंग वाला। इस लोगों के साथ में एक ऐप आपको दिखेगा, उस ऐप को इंस्टॉल कर दीजिए और इंस्टॉल करके जुड़ जाइए नोवल के साथ में ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म पे। नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट का ये ऐप जो आपको प्ले स्टोर पे मिलेगा, ऐप को इंस्टॉल करने के अलावा सेटिंग में जाके ऐप को रेटिंग दे और इसके अलावा अपना इंपोर्टेंट सुझाव ऐप के अंदर डाले। नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट का ये ऐप जो आपको एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराएगा ऑनलाइन स्टडी के लिए। इस ऐप के अलावा नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट के इस ऐप के अलावा जो ऑफलाइन स्टडी का बैच है नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट का, वो स्टार्ट हो चुका है। डॉक्टर एमडी सर के द्वारा संचालित ये इंस्टीट्यूट, जहां पे ऑफलाइन स्टडी इवनिंग बैच स्टार्ट हो चुका है 2:30 बजे से। एड्रेस बहुत सिंपल है, लहरिया स्वीट होम के सामने, भगत की कोठी, जोधपुर। लहरिया स्वीट होम के सामने, भगत की कोठी, जोधपुर, न्यू पाली रोड। आपको रीच आउट करना है और नोवल इंस्टीट्यूट का जो ऑफलाइन बैच शुरू हो चुका है, उस ऑफलाइन बैच से जुड़े और आप एक टीम वर्क को महसूस करें। वहां पे जो स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है नॉर्सेट 2021 के लिए, सफलता से कम कुछ भी मंजूर नहीं, सफलता से कम कुछ भी मंजूर नहीं। इस तरीके की एक थीम के साथ में चलिए टीम, और बस आपको कुछ नहीं करना है, जुड़ जाना है नोवल के संग। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही मटेरियल आपके सामने है, जुड़ जाएं और एक मजेदार स्टडी मटेरियल का फायदा उठाएं, ताकि एक बेहतरीन भविष्य निर्माण हो सके। तो ये दो इंफॉर्मेशन आपके लिए, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही प्लेटफॉर्म से तुरंत जुड़ जाइए और नोवल के संग जो है आप एक अच्छी भविष्य निर्माण की तरफ बढ़ जाइए। आगे लेके चलता हूं, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा। 10-year-old receive an injury to his face and mouth in a bicycle accident. Examination reveals that the permanent tooth has been avulsed. Emergency care following avulsion of a permanent tooth include 10 साल का बच्चा है, रिसीव कर रहा है, इंजुरी हो गई उसको फेस और माउथ की, बाईसाइकिल का एक्सीडेंट हुआ। एग्जामिनेशन जो है वो रिवील हो रहे हैं कि परमानेंट टीथ जो है वो इवल्स्ड हो गया, बाहर आ गया परमानेंट टीथ उसका। इमरजेंसी केयर आप दे रहे हो इवल्स्ड परमानेंट टीथ की, वो क्या रहेगी? फर्स्ट है रिंजिंग द टूथ इन मिल्क बिफोर री इम्प्लांटेशन, वाइपिंग द टूथ विद गोज बिफोर री इम्प्लांटेशन, होल्डिंग द टूथ बाय द रूट एज इट इज रिंज्ड, पुटिंग द टूथ अंडर बिनथ द चाइल्ड्स टंग। पर इंजरी हुई फेस की और परमानेंट टूथ जो है वो बाहर आ गया। अब वो जो परमानेंट टूथ बाहर आया है, उस परमानेंट टूथ के साथ में आप क्या करेंगे? क्या करेंगे? हम तो क्या करते थे कि बढ़िया सूर्य किधर है उस तरफ आंख बंद करके और पता नहीं पाँव को टांग को ऊपर करके उसके नीचे से फेंक दो तो जल्दी वापस आ जाएगा नया, ऐसा ही करते थे। पर ऐसा नहीं करना होता था, क्योंकि उस समय हमें ज्ञान नहीं था और वो ज्ञान आज भी कमी दिख रही है, क्योंकि आपको जवाब नहीं आ रहा है। देखो तो एग्जैक्टली क्या करना होता है, ये जवाब यहाँ पे आपको देना है। अगर आप ऐसा नहीं करते थे, कुछ लोग कह रहे साहब हम ऐसा नहीं करते थे, तो आप क्या करते थे? ये पूछा हुआ है, बताइए बताइए बताइए। बहुत बढ़िया, कुछ लोगों ने जवाब देने की कोशिश की है। करेक्ट आंसर है ए, रिंजिंग द टूथ इन मिल्क बिफोर रीइम्प्लांटेशन। रीइम्प्लांटेशन पहले मिल्क जो है उसके अंदर टूथ को रिंज करना है, टूथ को रिंज कर दो मिल्क के अंदर रीइम्प्लांटेशन से पहले। मिल्क के अलावा आप नॉर्मल सलाइन सॉल्यूशन या वाटर के अंदर भी रिंज कर सकते हो। ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है, पूछा हुआ सवाल है। तो मिल्क में उसको रिंज कर दो, नॉर्मल सलाइन में कर दो या पानी में भी कर सकते हो। ऑप्शन कभी कभी एग्जाम में मिल्क और पानी दोनों आते हैं, तो जवाब मिल्क रहेगा, फर्स्ट प्रायोरिटी मिल्क है। ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है।
wiping the tooth with gauze before reimplantation, holding the tooth by the root as it is rinsed or putting the tooth under beneath the child's tongue is wrong one. ये खोटे जवाब है, बी सी और डी तीनों ही खोटे जवाब है, ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। मिल्क में रिंज करके रखे टीथ को, ये इंपॉर्टेंट बात है, ए इज द करेक्ट वन। बी सी और डी तीनों ही खोटे जवाब है, बी सी और डी तीनों ही खोटे जवाब है। सी इनकरेक्ट इसलिए है क्योंकि टूथ जो है उसको क्राउन से होल्ड करते हैं, रूट से नहीं करते हैं, है ना, यहाँ पे रूट लिखा हुआ है इसलिए खोटा जवाब है ना, क्राउन से होल्ड करते हैं। डी इनकरेक्ट इसलिए है क्योंकि टूथ जो है वो टंग के नीचे रखेंगे तो चाइल्ड जो है वो क्या कर देगा, स्वेलो कर देगा, तो टंग के नीचे रखने का तो कोई सेंस ही नहीं है ना, इंपॉर्टेंट बात है। और बी इनकरेक्ट इसलिए है क्योंकि अगर आप इस तरीके से गोज से उसको करेंगे टूथ को, गोज के साथ में तो जो मेम्ब्रेन है वो एडियर हो जाएगी, जो पेरियोडेंटल मेम्ब्रेन है वो खराब हो जाएगी, फिर इम्प्लांटेशन नहीं होगा, इसलिए बी सी और डी तीनों ही क्या है, खोटे जवाब है, ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार, आगे लेके चलता हूं। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा, a 4-year-old is admitted with acute leukemia, it will be most important to monitor the child for acute leukemia का मरीज है, उम्र है 4 साल, बीमारी है acute leukemia, कौन सा इंपॉर्टेंट मॉनिटरिंग रहेगी बच्चे के अंदर, abdominal pain and anorexia, fatigue and bruising, bleeding and pallor, patchy and mucosal ulcer, acute leukemia, कौन सी फाइंडिंग जो है वो आप उस बच्चे के अंदर असेस करेंगे, मॉनिटर करेंगे, पैन एनोरेक्सिया, फटीग ब्रूजिंग, ब्लीडिंग पेलर, पटेजी म्यूकोजल अल्सर। जवाब लिखिएगा। देखिएगा एक्यूट ल्यूकेमिया का जो बच्चा होता है वो जिन सिम्टम के साथ में प्रेजेंट होता है उसमें एक सिम्टम होता है पेलर, एक सिम्टम होता है उसके अंदर फैटिग, एक सिम्टम होता है उसके अंदर एनोरेक्सिया, एक सिम्टम होता है उसके अंदर पटेची, एक सिम्टम होता है उसके अंदर बोन पेन या जॉइंट पेन, ये सिम्टम के साथ में मरीज आता है। अब यहां ऑप्शन लिखा पहला एब्डोमिनल पेन और एनोरेक्सिया, तो एनोरेक्सिया है पर एब्डोमिनल पेन नहीं है इसलिए खोटा, फैटिग है, ब्रूइजिंग है, फैटिग है, ब्रूइजिंग है ना, एनोरेक्सिया, पटेची, बोन पेन, ब्रूइजिंग, तो ये है ब्लीडिंग एंड पेलर, तो ब्लीडिंग नहीं है, पेलर हो सकता है, ब्लीडिंग नहीं है, पटेची है, म्यूकोजल अल्सर नहीं है, तो ऑप्शन ए, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी तीनों ही खोटे जवाब है, तो करेक्ट आंसर क्या बना, बी, फैटिग और ब्रूइजिंग हो सकती है, पेलर, एनोरेक्सिया, पटेसी, ब्रूइजिंग, बोन पेन, फैटिग ये हो सकता है, लेकिन ब्लीडिंग नहीं होती है, म्यूकोजल अल्सर नहीं होता है, पेन नहीं होता है, तो ये खोटे जवाब हो गए, है कि नहीं है, तो करेक्ट आंसर बी बनेगा, नॉट सी, नॉट डी, दोनों ही खोटे हैं। 10-10 बार लिखेंगे, करेक्ट आंसर क्या है, बी, बहुत अच्छे, कोई बात नहीं, आज माफ किया जाता है, 10 बार मत लिखो, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा, लाइसेंस प्रैक्टिशनर नर्स असाइनिंग टास्क टू द नर्सिंग असिस्टेंट, एक लाइसेंस प्रैक्टिशनर नर्स ने नर्सिंग असिस्टेंट को कोई टास्क असाइन किया, कौन सा टास्क उसके स्कोप ऑफ प्रैक्टिस के बियॉन्ड है, मतलब ऐसा कौन सा टास्क है जो नर्सिंग असिस्टेंट के लिए नहीं था फिर भी उसको कर दिया, तो 4 में से 3 टास्क नर्सिंग असिस्टेंट को दिए जा सकते, एक नहीं दिया जा सकता, कौन सा नहीं दिया जा सकता ये पूछा क्वेश्चन है। स्टूल का स्पेसिमेन कलेक्ट करना ओकल ब्लड के लिए, यूरिन का स्पेसिमेन कलेक्ट करना रूटीन एनालिसिस के लिए, टेप टेस्ट परफॉर्म करना पिनवर्म के लिए, नेजोगैस्ट्रिक सिक्रेशन को एस्पिरेट करना ओकल ब्लड के लिए, कौन सा टास्क उसके अनुसार नहीं था। ओकल ब्लड के लिए स्टूल स्पेसिमेन कर सकता है नर्सिंग असिस्टेंट, कोई दिक्कत नहीं है, रूटीन यूरिन एनालिसिस के लिए यूरिन स्पेसिमेन करा सकता है कलेक्ट, कोई इश्यू नहीं है, पिनवर्म के लिए टेप टेस्ट परफॉर्म कर सकता है, कोई इश्यू नहीं है, लेकिन लेकिन जवाब क्या बनेगा, नेजोगैस्ट्रिक सिक्रीशन को एस्पिरेट वो नहीं कर सकता, ये एक टेक्निकल काम है, नर्सिंग असिस्टेंट इसको कैरिड आउट ढंग से नहीं कर पाएगा, नर्सिंग असिस्टेंट इसको ढंग से कैरिड आउट नहीं कर पाएगा क्योंकि यहाँ पे मरीज को रिस्क रहती है एस्पिरेशन की, इसलिए ये आंसर जो है वो डी जो है वो करेक्ट आंसर है क्योंकि ये नर्सिंग असिस्टेंट का काम नहीं रहेगा, तो ए, बी और सी तीनों ही खोटे जवाब है, डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार, आगे लेके चलता हूं। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा, नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट, प्ले स्टोर पे जाइए, टाइप करिएगा नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट, 5 स्टार रेटिंग वाला ये ऐप वहां पे आपको दिखेगा,
5 स्टार रेटिंग का ये ऐप है, इंस्टॉल कर दीजिए। ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करा रहा है नोवल आपको, तो जुड़ जाइए नोवल के संग ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म से। नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट के नाम से इस ऐप को इंस्टॉल कर दीजिए, जहां पे आपको फ्यूचर में वीडियो लेक्चर्स और टेस्ट सीरीज प्रोवाइड किए जाएंगे। इसके अलावा ऑफलाइन क्लासरूम स्टडी स्टार्ट हो चुकी है, इवनिंग बैच नोवल का चल रहा है। जुड़ जाइए ऑफलाइन क्लासरूम स्टडी से। 2:30 बजे से ये क्लास चलता है, डेली चलता है। ऑपोजिट लहरिया स्वीट होम, भगत की कोठी, न्यू पाली रोड, जोधपुर। ये नोवल इंस्टीट्यूट का ऑफलाइन क्लासरूम स्टडी का एड्रेस है, तो रीच कर दीजिए। जुड़ जाइए नोवल टीम के संग। डॉक्टर एमडी सर के द्वारा संचालित इस इंस्टीट्यूट में आपको वो सब प्रोवाइड किया जाएगा जो नॉर्सेट 2021 में सफलता के लिए मानक मापदंड होते हैं। उन सबको फुलफिल करके नोवल टीम आपको एक बेहतरीन भविष्य निर्माण की तरफ लेके जा रही है। तो जुड़ जाइए नोवल के संग और कर दिखाइए ऐसा कि दुनिया करना चाहिए आपके जैसा। अगर आप कुछ अच्छा पढ़ रहे हैं, बेहतरीन कर रहे हैं, बेहतरीन सुन रहे हैं, बेहतरीन समझ रहे हैं, तो आप डेफिनेटली एक अच्छे इंस्टीट्यूट, अच्छी चीज की तरफ बढ़ रहे हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। आगे का नेक्स्ट वीडियो लेक्चर हम पढ़ेंगे कल। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव जरूर डालें। उसके अलावा एक काम करें, भगवान कृष्ण ने कहा था कि सारथी बने, स्वार्थी ना बने। तो दिखा दीजिए सारथीपन, कर दिखाइए ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। अगर आप कुछ अच्छा समझ रहे हैं, अच्छा सुन रहे हैं, तो आप एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे है और इसको मैक्सिमम लोगों तक अप्रोच करवाइएगा। कुछ ऐसा काम करिए जिंदगी में जिसमें कहीं तो बिना स्वार्थ का हो, है ना। स्वार्थ के लिए तो हम बहुत कुछ करते हैं, बिना स्वार्थ के कुछ काम कर दीजिए, क्योंकि ऊपर वाले को भी कुछ जवाब देना है यहां से जाने के बाद में। तो बस इसी शुभकामनाओं के साथ में मिलेंगे दोबारा एक नए एमसीक्यू सेशन के साथ में, कुछ इंपोर्टेंट, कुछ ट्रिकी, कुछ कंसेप्चुअल एमसीक्यू। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।